नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग कर रहे थे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसमें 21 नंबर का सवाल मैं करा चुका था और 22 नंबर का होमवर्क में दिया था। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में हम लोग ताप और दाब का प्रयोग करते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा कुछ न हो करके वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, अपचयन और किण्वन बैक्टीरिया के द्वारा ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। हमने कहा था भौतिक परिवर्तन में फिर से पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता। प्रारंभिक अवस्था का मतलब जो प्रारंभिक गुण है, भौतिक परिवर्तन में उसका गुण पूर्ण रूप से चेंज नहीं होता है, जबकि रासायनिक में पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और इसमें मैंने पूछा कि कौन सा सही है, तो बहुत लोग दिए अपना कमेंट में आंसर। कईयों का सही था, कईयों का गलत था। तो हम लोग बात करते हैं पहला, ईंधन का दहन। जैसे पेट्रोल से बाइक चल रही है, पेट्रोल जल गया, ख़त्म हो गया, क्या फिर पेट्रोल आ जाएगा? नहीं। मतलब यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये कह रहा है नहीं है, हमको नहीं ढूंढना है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। देखिए, जैसे एक जल है, जल में हम कोई अम्ल मिलाए हैं, चाहे सॉल्ट मिलाए हैं, तो उसका वैद्युत अपघटन, जैसे जल में NaCl मिलाए, NaCl मतलब नमक मिलाए, तो ये Na+ और Cl- में अपघटित हो गया। तो क्या जल में नमक मिलाने से कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, उसी को जवाब देना है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन बी ही सही हो गया। लोहे में जंग लगना, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के क्या जंग लग जाता है, एक क्रिया कर लेता है, और जंग लगता है तो आपको पता है कि लोहा क्या होता है, धीरे 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 क्षय हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर से वह लोहा वापस नहीं हो सकता। तो लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और वह कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा, प्लेटिनम तार का जलना, ये जल रहा है, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है? तो याद रहेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अभी प्रश्न कर रहे हैं, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना। देखिए, खट्टा हो गया, दूध से दही बन गया, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पहला ही ऑप्शन सही है। देखिए, अगर किसी के गंध में परिवर्तन आ गया, स्वाद में परिवर्तन आ गया, रंग में परिवर्तन आ गया, उसके गुण में परिवर्तन आ गया, और वह वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है, तो सभी रासायनिक परिवर्तन होंगे। दिमाग में रखिएगा। CO2 से सूखी बर्फ बनाना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अगर ना समझ में आए तो आपको क्या लिख लेना है, ये एग्जाम्पल में लिखते जाइए। एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखिए, एक तरफ रासायनिक, याद कर लीजिएगा। प्लेटिनम तार का गर्म होना, देखिए गर्म होना भौतिक परिवर्तन है, जबकि जलना रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा। लोहे का चुंबकीयकरण क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जबकि लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो मक्खन का खट्टा होना क्या है, कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। देखिए, गर्मियों में दाल खट्टा हो जाता है ना, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया उसको किण्वित कर देते हैं, किण्वन कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, खट्टा लगने लगता है। तो दाल का खराब हो जाना, दूध का खराब हो जाना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है? तो आप कहेंगे रासायनिक परिवर्तन का। अभी जस्ट पढ़े हैं, बाकी हमें किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में और क्या क्या होता है। याद रखिएगा, इसमें से गैस निकलता है, इसमें गैस के साथ साथ ऊष्मा निकलता है। तो ये सब क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा और मैंने क्या क्या बताया है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन समझते हैं ना, कोई भी ठोस सीधे गैसीय अवस्था में चली जाती है, जैसे कपूर हुआ,
कपूर को गर्म करते हैं तो सीधे ठोस है कपूर, वो क्या हो जाता है गैस। नौसादर, नौसादर को हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, कहेंगे ऊर्ध्वपातन होने वाला एक पदार्थ है। आयोडीन, ये क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक है ना, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। क्रिस्टलीकरण, ये क्या है, किसी चीज़ को क्रिस्टलीकरण करते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं ठोस के रूप में, ठीक है, तो क्या होता है, क्रिस्टलीकरण होता है। तो ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हैं, आसवन भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ताप के द्वारा ही हम ये सभी कर सकते हैं। अब निष्क्रियकरण क्या है, इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, निष्क्रियकरण को उदासीनीकरण। उदासीनीकरण समझते हैं, आपके पेट में जब जलन होता है, एसिडिटी होता है, तो आप क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो पीते हैं कि नहीं, इनो का काम 6 सेकेंड में, मतलब वो आपके पेट के जलन को, एसिडिटी को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, उदासीन कर देता है। मतलब जब एक अम्ल चलिए HCl, ठीक है ना, जब एक क्षार से NaOH से क्रिया करता है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaCl प्लस H2O। देखिए जल निकल गया, ये जल वाष्प होता है, ठीक है। NaCl नमक बन गया। अब न ही ये अम्ल है न ही ये क्षार है, उदासीन हो गया कि नहीं, तो यह अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण का एक एग्जाम्पल है। तो निष्क्रियकरण को ही उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक अंडे का पकना। अंडा कैसे पकाते हैं, कहेंगे कि तापमान दे करके पकाते हैं, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया, है कि नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक आइस क्यूब का पिघलना, ये भी तापमान से देते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। केक को बेक करना, केक बनाना किण्वन विधि से बनाते हैं, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। 1 मिनट ऐसे करेंगे, ये भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है बोल रहा है, नहीं है तो ये नहीं है, ये सही है, नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। केला सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन है, केला सड़ना, केला पकना, केले का रंग बदलना, केले में गंध आना, मतलब किसी भी फल में, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ तो ऑप्शन 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है अंडा पकाने की जगह पर फल पकना हो, नहीं तो इस तरीके से ऑप्शन दोनों ही सही है। अब इसमें या तो ऑप्शन क्या मानेंगे, आइस क्यूब तो 100% सही है, ये तो सभी को पता है भाई। बर्फ़ का पिघलना, चाहे जब जल को हम ठंड कर दें तो बर्फ़ बन जाना, ये क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन है, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लेकिन अंडे का पकाना, ये भी हम जैसे कि अंडे को बॉइल्ड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है ना, तो यह भी ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा अंडे का पकाना। क्यों, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, पकाने के बाद फिर उसको अंडा हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्या है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, केवल आइस क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा डाउट लग रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस बन जाता है। अभी बताया ना, गैस से ठोस बनना ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। ऊर्ध्वपातन तो दिया नहीं है, ऊर्ध्वपातन को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, याद रखना। इसीलिए इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना पड़ेगा साइंस में। अब देखिए सब्लिमेशन दे दिया है, ऊर्ध्वपातन उसको बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में सब्लिमेशन, ठीक है। डिपोजिशन किसे कहते हैं, गैस से ठोस बनना। एक एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या, मैं ये कमेंट में चाहूँगा आपसे, और मैं कमेंट में ही इसका आंसर दूंगा आपको, अगर नहीं आया तो आपको बताना है डिपोजिशन का एग्जाम्पल। डिपोजिशन किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। किसमें, गैस से सीधे ठोस अवस्था में। यहाँ तो सब्लिमेशन नहीं होगा तब तो, ये जो मैं बताना, सब्लिमेशन का मतलब ठोस से गैस सीधे, ये ठोस से गैस। अब यहाँ पर देखिए गैस से सीधे ही ठोस अवस्था में, तो यहाँ डिपोजिशन होगा, आंसर नंबर बी। और मैं एग्जाम्पल मैं आपसे क्या मांगूँ, मैं सीधे आंसर देता हूँ। आप काजल बनते देखे हैं कि नहीं दीपावली के दिन,
आप देखेंगे एक दिया रहता है, एक दिया रहता है और उसके ऊपर से एक ये हम लोग ढक देते हैं, घंटी, घंटी हम लोग बोलते हैं, कुछ भी ढक देंगे तो यह धुआं जो है यहाँ जा कर के ठोस बन जाएगा, जम जाएगा। अब देखेंगे धुआं एक गैस है, यहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, ठोस जम जाएगा। तो काजल हम दे सकते हैं डिपोजिशन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। सब्लिमेशन क्या है, ठोस से सीधे गैस बदलना। कंडेंसेशन क्या है, संघनन, मतलब द्रव से, गैस से द्रव बनना। गैस से, मैं जी लिखता हूँ ऐसे, जी से लिक्विड बनना, ठीक है ना। ये सॉलिड से क्या बनता है भाई, गैस बनना। इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, लिक्विड से गैस बनना। और ये क्या है, डिपोजिशन, सीधे गैस से सॉलिड बनना, ठीक है। क्लियर है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है, जी बिल्कुल होता है, मैं वो आपको बता दूंगा कि जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन अंत में बनता क्या है, जल, द्रव है। अब आप बताइए, गैस और गैस से क्या बना है, द्रव, दोनों की अवस्था बदल गई कि नहीं। तो यह जरूर होता है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसका मतलब। गैस का उत्सर्जन, जो बिल्कुल गैस का उत्सर्जन होता है, अभी हमने दिखाया है। या फिर आप सोचिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज बनता है जिसका उपयोग पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ता है, गैस निकलता है जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे ही सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे पेट में जो भोजन होता है ऑक्सीकरण होता है, हैं, और टूटता है, और आपको पता है हम लोग जब छोड़ते हैं तो क्या निकलता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस उत्सर्जन भी होता है। फल पकता है भाई, रंग बदलता है कि नहीं, जैसे हरा टमाटर लाल हो जाता है, हरी मिर्च लाल हो जाती है, हरे आम पीले हो जाते हैं, तो रंग भी बदलता है, अर्थात ये सभी विकल्प सही हैं। अब आपको नोट्स बना लेना है कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, ये सभी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ में परिवर्तन, ऑप्शन ए ही मिल गया, भौतिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, मानव में पाचन रासायनिक परिवर्तन है। अभी हमने बताया वो परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो कहेंगे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा। ऑक्सीकरण कैसे होता है, ऑक्सीजन के जुड़ जाने से ऑक्सीकरण होता है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ऑक्सीकरण ऑप्शन अच्छे से, और वो सभी के सभी MCQ के माध्यम से ही कराऊंगा, क्योंकि थियरी पढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब थियरी पढ़ाने क्या होता है कि अगर एक प्रॉपर नोट्स बनाया होता तो मैं पढ़ा देता, एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अब नोट्स बनाना होगा, फिर हो, अब अपने पास वाइट बोर्ड है लेकिन व्यवस्था नहीं है कि वैसे करूं, ठीक है। फिर भी जितना है सीमित संसाधन में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मानव में श्वसन, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही रासायनिक परिवर्तन है। पानी का बर्फ में परिवर्तन ही एकमात्र इस ऑप्शन में भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, भी बताया। दूध से दही बनना रासायनिक है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी ही सही है। लोहे में जंग लगना, हमने बताया कि रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रटा रटाया ही प्रश्न आया है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन होना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको कॉमन क्या मिलेगा, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ठीक है। अब ये देखिए, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। शुष्क बर्फ मतलब CO2, ठीक है ना, वो ठोस रहेगा, उसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। आप देखते होंगे सीरियल में चाहे मूवी में कि देवी देवताओं का जब एक्शन करना होता है तो उनके आसपास धुआं उड़ता रहता है, वाइट वाइट, तो वाइट वाइट धुआं क्या होता है, शुष्क बर्फ होता है।
ठोस से सीधे क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, क्या क्या, कपूर दिया था, कपूर के बाद नौसादर दिया था, नौसादर के बाद आयोडीन दिया था, और शुष्क बर्फ। ठीक है। रेत का पानी में घुलना क्या है भाई, कहेंगे भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वित होना, इसी से शराब बनाते हैं ना। जहाँ किण्वन शब्द आ गया समझिए वो रासायनिक परिवर्तन है, तो ये तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, हमने बताया फलों का पकना, फलों का रंग बदलना। दूध से दही जमना या बनना ये भी रासायनिक है। तो भौतिक परिवर्तन केवल बर्फ का पिघलना है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट टॉपिक से है। 3 टॉपिक कवर कर लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं इसमें आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ही टॉपिक है इसलिए बता देता। क्लास 9th का NCERT जब पढ़ेंगे तो उसमें शायद पहले ही चैप्टर में है, क्या मतलब परमाणु संरचना से पहले वाला जो चैप्टर है उसी में है, मुझे याद नहीं, लेकिन क्लास 9th में ही है। आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, हालांकि क्लास 11th में भी है, मैं पढ़ा देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। कहता है देखिए, द्रव्यमान संरक्षण में 2 बातें, एक रासायनिक अभिक्रिया में 2 बातें होती हैं। एक तो होता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। इस अभिकारक को कई नाम से जानते हैं, अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, अभिक्रियक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये 2। अब ये प्लस के बाद में एक तीर जो लगा है इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। नया उत्पाद बनता है ना। तो देखिएगा, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यह इसमें कहा गया है, लेवासिये ने यह नियम दिया था कि अभिकारक का जो द्रव्यमान है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या अभिकर्मक का द्रव्यमान होता है, मास होता है, उत्पाद होने के बाद, उत्पाद प्राप्त होने पर उसका मास दोनों बराबर होता है। मतलब एक लाइन में उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है ना। देखिए, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो ये कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें आपको क्या याद होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक एग्जाम्पल से देखिए, ये क्या है तो आप कहेंगे H2, ये क्या है आप कहेंगे O2, ये क्रिया करके क्या बना है तो आप कहेंगे H2O। क्लियर है। अब इसको संतुलित करते हैं। संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पर 2H है लेकिन यहाँ पर कितना O है, 2। यहाँ 2H तो है लेकिन O कितना है, 1। तो 2O करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए, O तो 2 हो गया लेकिन 2 दूनी के 4, H हो गया हाइड्रोजन। मैं कैसे समीकरण संतुलित किया जाता है छोटा छोटा वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तब, नहीं तो आप YouTube पर देखिए कि कैसे समीकरण संतुलित करें, वीडियो बहुत आ जाएगा। ये तरीका होता है पढ़ने का, आप भी अपने से कुछ करिए। ठीक है ना, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी में बता देता हूँ। 4 हो गया तो यहाँ से जैसे ही 2 से करूँगा तो 2 दूनी के 4। अब देखिए दोनों संतुलित हो गए कि नहीं। क्लियर है। समीकरण संतुलित होना चाहिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए। अच्छा ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लूँगा। ये Na हो गया मेरे भाई, ये Cl हो गया और बन गया क्या, NaCl। ठीक है ना। एग्जांपल से ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अच्छा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है तो कहेंगे 1। हाइड्रोजन कितना है कहेंगे कि 4, मतलब 4 1 कम 4। ठीक है ना। अच्छा, इसका कितना होता है आप कहेंगे कि ऑक्सीजन का 16। ये कितनी बार है, 2, तो 16 दूनी 32। याद रखिएगा मेरे भाई, 4 ये हो गया और 16 दूनी 32 ये, मतलब ये टोटल जो अभिकारक है कितना है 36। 32 4 36 ग्राम मान लेते हैं, चाहे 36 यूनिट मान लेते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, ये H2O कितनी बार है, 2 बार है। नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है ना, ये H2O। ठीक है। H कितनी बार है, 2 बार, तो 2 लिख लेता हूँ, 1 दूनी 2 प्लस ये 16 होता है ना मेरे भाई,
16 2 18, 18 का गुणा जब 2 में करेंगे, देखिए इसको हल कर रहा हूँ, 2 बाहर है, कॉमन है ना, तो 18 दूनी 36, 36 यूनिट यहाँ भी आया। तो दोनों का द्रव्यमान अलग अलग आया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। देखिए सोडियम का कितना होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58.5। क्लियर है। अब चलिए नमक का करते हैं, तो इसका हो गया 23 और इसका हो गया 35.5। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 58.5 आया कि नहीं आया, दोनों का सेम। तो इसका मतलब यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको लेवासिये ने बताया था। क्लियर है इतना पक्का? चलिए आगे। अब जो मैं अभी लिख रहा था बहुतों को नहीं समझ में आएगा, तो आपको कम से कम 20 तक तत्वों के परमाणु भार और उसके बाद में कुछ प्रमुख, जैसे आप गूगल से भी करिए ना, गूगल से भी देखिए या फिर यूट्यूब पर ही देख लीजिए, ठीक है। आवर्त सारणी जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया है आवर्त सारणी में परमाणु भार, परमाणु क्रमांक। आपके लिए एक काम है कि क्या क्या लिख करके याद करना है। देखिए 20 तक में प्रमुख को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आप देखिए हाइड्रोजन का याद रखिएगा, ऊपर होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है मेरे भाई। ये हाइड्रोजन हो गया। आप लिथियम का ले सकते हैं, इसका होता है 3, इसका होता है 7। लिथियम के बाद हमको लगता है बेरिलियम का, बोरान का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हैं, फ्लोरीन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का। ये आपके ऊपर मेहनत मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में एल्यूमिनियम का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, इसके अलावा पोटेशियम का, कैल्शियम का। इसके अलावा आपको ढूंढ के करना है क्रोमियम का, हैं, आयरन का, मैग्नीज का, मैग्नीज Mn, ठीक है ना। फिर कॉपर का, जिंक का। ये इतना लिखा हूँ। इसके अलावा ये देखिए बेरियम का, हैं, Ba है, ये क्या है Ba है। फिर Ag का और मरकरी का, Hg का। इतना आप लिखेंगे और इसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक रटेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना आपको, मैं चाहूँ तो मैं अभी लिख दूँ, लेकिन मैं ही क्यों करूँ, आप भी तो कुछ करिए। करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप भाग्य भरोसे चलिए, ठीक है। इतने का आपको द्रव्यमान संख्या याद होना ही चाहिए। अगर मैं अभी जब मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, अणु भार निकलवाऊंगा ना, है टॉपिक में, फिर आपको समझ में आएगा। प्रतिशतता हल करना होता है, निकालना होता है, तब पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण में नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो अभी बताया ना, द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप होता है, याद रखिएगा। गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम सब पढ़ा दूंगा, लेकिन कुछ आप भी करिए। क्लियर है। संतुलित समीकरण किसके अनुसार होता है भाई? तो आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों, यहाँ अभिक्रियाओं के जगह क्या अभिक्रियक का लिखना चाहिए, और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? अभी बताया ना, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान बराबर हों, हैं, मतलब अपरिवर्तित हों, तो उन्हें हम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है। देखिए उससे 3 प्रश्न फंस गया है, और ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं ग्रुप डी 18 में, देख रहे हैं। अब देखिए कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। 2-3 क्वेश्चन हैं, 2-3 क्वेश्चन बस होगा, इसमें वो हल कर लेते हैं। स्थिर अनुपात का नियम क्या है मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद में आप करिएगा, ठीक है ना। स्थिर अनुपात का नियम है क्या? याद रखिएगा, कहा गया है कि आप कोई भी पदार्थ, मतलब कोई यौगिक, आप चाहे जिस रूप, चाहे जहाँ से प्राप्त करें, चाहे जैसे प्राप्त करें, क्या कहा, कोई भी यौगिक चाहे
जैसे प्राप्त करें चाहे जहाँ से प्राप्त करें, उसका अवयवी कण का जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है, वो सदैव एक समान होता है। यही है स्थिर अनुपात का नियम। एग्जाम्पल के रूप में कि आप जल को चाहे जैसे प्राप्त करें वो H2O ही प्राप्त होगा। H2O का तात्पर्य क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1 के रूप में प्राप्त होगा। इसके अलावा या अगर द्रव्यमान के रूप में कहें तो 1:8 के रूप में ही प्राप्त होगा। अब चाहे जल को बारिश से प्राप्त करिए, जमीन के अंदर से प्राप्त करिए या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण से प्राप्त करिए, वो सदैव 1:8 के रूप में या 2:1 के रूप में ही मिलेंगे। ये दो परमाणुकता के आधार पर हमने कहा 2 और ऑक्सीजन 1 है तो 2:1 और द्रव्यमान के अनुसार 1:8। क्यों कि इसका परमाणु भार 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन अकेले है, इसका 16 होता है तो हमने 16 लिख दिया। 2 1 कम 2, 2 8 16, 1:8। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। बात समझ में आया? कह रहा है जैसे अब CO2 चाहे जैसे भी प्राप्त करिए, चाहे सांस लेकर के प्राप्त करिए या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के रूप के योग से प्राप्त करिए, ये हमेशा 1:2 अथवा द्रव्यमान, हमेशा द्रव्यमान के रूप में ही पूछता है। मैं ये तो बता दे रहा हूँ अपने से समझाने के लिए, द्रव्यमान के रूप में पूछता है। इसका होता है 12 और इसका होता है 16, तो 16 दूनी कितना हो गया मेरे भाई? आप कहेंगे 32। तो 4 3 12, 4 8 32। आप CO2 को चाहे जैसे प्राप्त करिए, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो वो भी CO2 निकल रहा है, कोई चीज़ जला रहे हैं तो उसमें भी CO2 निकल रहा है, चाहे जैसे भी प्राप्त कर रहे हैं वो हमेशा 3:8 के रूप में ही प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये है स्थिर अनुपात का नियम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पक्का? अच्छा, ये स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो आप कहेंगे जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। ठीक है ना? एंटोइन लेवाजियर ने क्या दिया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। चार्ल्स और बायल्स का भी नियम आया है, किस पे आया है? गैसों पर। ठीक है ना? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम क्या है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और होगा, उसके बाद में वीडियो अंतिम कर देंगे। देखिए क्या रहा है, निश्चित अनुपात, वही निश्चित अनुपात मतलब स्थिर अनुपात। ठीक है ना? याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया? आपने अभी कहा प्राउस्ट ने दिया, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है ना? जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार हमने क्या बताया था कि पदार्थ चाहे आप जिस रूप में जहाँ से भी प्राप्त करें, उनका जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित होगा या स्थिर होगा। तो वही चीज़ ढूंढिए। रासायनिक पदार्थ के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये नहीं है निश्चित अनुपात का नियम। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं, ये भी नहीं बताया हमने। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। देखिए, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, यह भी हमने बताया ना। अभी चौथा पढ़ते हैं, क्या पता इससे भी बढ़िया दे दिया हो। रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जाए, ये हमने नहीं बताया। हमने यही बताया कि अनुपात निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक है? रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के, देखिए द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में प्राप्त होते हैं, चाहे आप जहाँ से भी प्राप्त करिए। तो यही है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है? इसके बाद में यह एक प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। हमने कहा ना वही समान तत्व होते हैं, निश्चित अनुपात आ गया ना, निश्चित अनुपात जहाँ आएगा आपका क्या होगा? स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है ना? द्रव्यमान जहाँ आएगा कि वही द्रव्यमान रहेगा तो कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है? नेक्स्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती हैं।
यह किस नियम के अनुसार है? तो कहेंगे भाई इसमें तो है ये नहीं है कोई द्रव्यमान संरक्षण, ये नहीं है। लगातार अनुपात भी नहीं है। पारस्परिक समानुपात यही कह सकते हैं। निश्चित अनुपात मतलब पारस्परिक समानुपात कह सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण ये नहीं। लगातार अनुपात का मतलब क्या है कि वो लगातार 1 2 3 ये लगातार है ना, बढ़ता हुआ है ना, ऐसा तो होता नहीं है। जिस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करेंगे वो 3:8 में ही मिलेंगे। 3:8 आया कहाँ से? बताया ना, इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 12 होता है, इसका 16 होता है, तो 2 बार O है तो 16 दूनी 32। अब काटेंगे तो 4 3 12 और 4 8 32, 3:8 में ही मिलेंगे। इसको बोलेंगे पारस्परिक अनुपात। पारस्परिक अनुपात का मतलब निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात। बात समझ में आया मेरे भाई? तो इस तरीके से हमारा एक और प्रश्न है, कह रहा है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। अमोनिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए इसके लिए NH3। N का अपरमाणु भार याद होना चाहिए, कितना होता है? तो कहेंगे सर 14। हाइड्रोजन का 1 है, 3 बार है तो 3, 14:3 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। कोई दिक्कत? तो अगर आपको परमाणु भार नहीं याद है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा सूत्र भी अमोनिया का नहीं याद होता तो भी नहीं लगा पाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक सवाल और है, इससे तो हम सोचे कि 2 ही 4 है, एक और देख लीजिए। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है मेरे भाई? अब देखिए आपको ये होमवर्क है 42 नंबर, ठीक है ना। आप चाहे जैसे भी इसका आंसर बताएंगे कि इसका अनुपात क्या है। याद रखिएगा इसका दशमलव में दिया हो तो अप्रॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। वैसे जितना कहाँ हूँ अगर उतना आपको याद है तो कर लेंगे, मैं क्या ही बताऊँ इसको। आपको एक काम है, फिर उसके बाद में नहीं आएगा तो मैं कमेंट में ही आपको आंसर बता दूंगा। 42 का आपको होमवर्क है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो बताइए हाइड्रोजन H2O ये किस अनुपात में है भाई? तो H का 2, ये 18 भाई। 1 होता है, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, 2 9, अरे भाई गलती मैंने कर दिया, ये 16 होता है, ये 16 होता है, ठीक है 16। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, अभी पढ़ाया हूँ ना, 18 लिखा गया था, 1:8, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब ये सब कर सकते हैं आप, ये भी होमवर्क दे दूँ, ठीक है। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में रहेंगे? अभी द्रव्यमान जस्ट किया हूँ ना, अमोनिया क्या होता है? यही होता है NH3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कर ले जाएंगे। अभी जस्ट बताए हैं 14:3, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग 45 नंबर से करेंगे। हम इसमें आपको MCQ के द्वारा क्या पढ़ा दे रहे हैं? पूरा थियरी भी पढ़ा दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।